Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कुछ प्रारंभिक जानकारियों के साथ हम लोगों ने देखा कि कैसे उसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि ग्रहण की और अपनी जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थीं उसको वह उसके पास किस तरह की प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी, जैसे अपनी स्थिति सुदृढ़ करना, क्योंकि ताजुद्दीन एल्दौज या इल्दीज, नासिरुद्दीन कुबाचा और विभिन्न राजपूत जो क्षेत्रीय सरदार और राजपूतों की जो शक्ति था उस पर भी नियंत्रण स्थापित करना था, उसको अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी थी। फिर भारत के राज्य को मध्य एशिया की राजनीति से पृथक करना था, फिर गजनी के आधिपत्य से स्वयं को मुक्त करना था और एक स्वतंत्र भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करनी थी। इस प्रकार इन तथ्यों को हम लोगों ने देख लिया और आज हम लोग उसने कौन कौन से कार्य किए, विभिन्न जो कठिनाइयाँ थीं उसको किस तरह उसने अपनी कठिनाइयों को हल किया, तो उसके कार्यों में हम देखेंगे। तो देखें कि ऐबक का मुख्य कार्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करना था। प्रथम कार्य अगर इसके कार्यों को बताया जाए तो प्रथम कार्य है अपने स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करना। और देखते हैं कि इसमें वह कितना सफल रहा। उसने अपने कौशल और कूटनीति से कार्य किया। उसने अनेक तुर्की सरदारों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मना लिया और संभवतः इसी कारण उसे सिंहासन पर बैठने में कुछ समय लगा। अपनी स्थिति को दृढ़ करने के आशय से ही उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से और अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। तो सर्वप्रथम उसने विभिन्न सरदारों से मेल मिलाप स्थापित करके उनको मनाया और इसमें विवाह का भी सहारा लिया और अपने पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया, इल्तुतमिश, और बहन का विवाह उसने नासिरुद्दीन से कर दिया, नासिरुद्दीन कुबाचा से। संभवतः कुबाचा ने उसे दिल्ली का सुल्तान भी स्वीकार कर लिया, परंतु इल्दीज या एल्दौज की तरफ से उसे खतरा रहा। इस कारण ऐबक सर्वदा लाहौर में रहा और उसने दिल्ली में रहने का उसे कभी अवसर नहीं मिला या वह दिल्ली कभी नहीं रहा। सुल्तान गियासुद्दीन ने इल्दीज को दास्ता से मुक्त करके गजनी का शासक स्वीकार कर लिया था। ख्वारिज़म शाह के दबाव के कारण इल्दीज को गजनी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसने पंजाब पर आक्रमण किया। गजनी का शासक होने के नाते वह भारत के तुर्की राज्य को अपने अधिकार में मानता था। ऐबक ने उसका विरोध किया और उसे युद्ध में परास्त करके पंजाब छोड़ने के लिए बाध्य किया, परंतु गजनी उस समय असुरक्षित था और संभव था कि ख्वारिज़म शाह उस पर अधिकार कर लेता। गजनी के नागरिकों ने ऐबक को आने के लिए निमंत्रण दिया और ऐबक ने आगे बढ़कर गजनी पर अधिकार कर लिया, परंतु गजनी के नागरिक उससे संतुष्ट न रह सके और उन्होंने इल्दीज को आमंत्रित किया। इल्दीज के अचानक गजनी की सीमा पर पहुंच जाने के कारण ऐबक केवल 40 दिन पश्चात ही गजनी को छोड़ने के लिए बाध्य हुआ। इस प्रकार ऐबक का गजनी का जो अभियान सफल होते हुए भी अस्थायी लाभ का न रहा, परंतु इल्दीज भी उसके भारत के राज्य पर अधिकार करने में असमर्थ रहा और ऐबक ने दिल्ली के स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित रखने में सफलता पा ली। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह इल्दीज के विरुद्ध सफल रहा और इसमें उसने अपने कूटनीतिक से काम किया। सर्वप्रथम तो वह इसे आक्रमण करके युद्ध में हरा दिया और पुनः गजनी पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन हम देखते हैं कि 40 दिन के पश्चात पुनः एल्दौज का उस पर अधिकार हो जाता है गजनी पे। लेकिन इसमें सफलता ये रही कि
यिल्दिज अब भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की बात नहीं सोच सकता था। जो दूसरी समस्या हम देखते हैं कि बंगाल के दूरस्थ, बंगाल की जो समस्या थी, बंगाल की समस्या, तो बंगाल के दूरस्थ सूबा ने भी ऐबक को परेशान किया और मोहम्मद बख्तियार खलजी के हत्यारे अलीमर्दन खां को खलजी सरदारों ने कैद कर लिया था और उन्होंने मोहम्मद शेरा को इस शर्त पर गद्दी पर बैठाया था कि वह दिल्ली के अधीन का स्वीकार नहीं करेगा। इस कारण आरंभ में बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बन गया, परंतु अलीमर्दन खां कैद से भागकर ऐबक के पास पहुंचा और ऐबक ने उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसने वादा किया कि वह ऐबक के अधीन रहेगा तथा वासी कर देगा, परंतु खलजी सरदार इस प्रबंधन को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐबक के सरदार कैमाज रूमी के निरंतर प्रयत्नों और युद्धों के पश्चात ही अलीमर्दन खां को बंगाल का इख्तियार या सूबेदार बनाया जा सका और बंगाल दिल्ली सुल्तनत के अधीन हो गया। ऐबक को राजपूतों की ओर से अब अगर हम बंगाल की समस्या देख रहे हैं तो वह उसके ऐबक के एक सरदार कैमाज रूमी के निरंतर प्रयासों से यहाँ पे उसे अपनी अधीनता में लाने में सफल रहा। फिर ऐबक को राजपूतों की ओर ध्यान देने का अवसर नहीं मिला। जो शुरुआत में तराइन के द्वितीय युद्ध हो या चंदवार का युद्ध हो, इन्हीं सब युद्धों के पश्चात जिन जिन क्षेत्रों का विजय उसने कर लिया था, जिसको हम लोगों ने नेक्स्ट पहले ही कक्षा में डिस्कस कर लिया था, उन क्षेत्रों पर इसका आधिपत्य रहा और राजपूतों की ओर विशेष ध्यान देने का अवसर नहीं मिला, न वह साम्राज्य विस्तार की नीति को अपना सका। इसके विपरीत राजपूतों के कुछ स्थानों को उनसे छीन लिया और ऐबक उन्हें पुनः जीतने का प्रयत्न भी नहीं किया। कुछ राजपूतों ने कुछ स्थानों को भी छीन लिया था, कुछ स्थान पर लड़ रहे थे और इन स्थानों को जीतने का भी प्रयत्न नहीं किया ऐबक को समय भी थोड़ा मिला, क्योंकि चौगान खेलते समय जो घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफनाया गया और उसकी कब्र पर एक साधारण स्मारक बना दिया गया। जो चौगान है, चौगान एक साधारण खेल था जिसमें हम देखते हैं कि जो आधुनिक पोलो की भांति था, जो घोड़े से खेला जाता था और इसी को खेलते हुए वह गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और वह विशेष अपने कार्यों को संपादित नहीं कर सका। लेकिन उसने अपने जो पहले तो ख्वारिज्म से अपनी स्वतंत्र सत्ता अलग स्थापित की और एक स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित किया। फिर उसने अपने विवाह संबंध के माध्यम से नासिरुद्दीन कुबाचा को संतुष्ट किया और यिल्दिज को आक्रमण करके युद्ध करके विजय प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप इसकी समस्या हो गई यिल्दिज की। और जो बंगाल की समस्या थी उसको वह कैमाज रूमी के निरंतर प्रयासों से हल करने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी सफल भी रहा। फिर राजपूत की जो समस्या थी, राजपूत सरदारों की, तो निरंतर चलने वाली समस्या थी, क्योंकि राजपूत कभी भी अपने शक्ति को संगठित करके और तुर्क क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे और अपने सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयास करते थे, जिसमें वो बार बार असफल भी होते थे। यह पूरे दिल्ली सल्तनत काल में हम लोगों ने देखा और कई विद्रोहों को भी दबाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने लक्ष्यों को लेकर, जो कि उसके लक्ष्य थे कि भारत के राज्य को मध्य एशिया की राजनीति से पृथक किया जाए, गजनी के शासकों से कानूनी आधिपत्य से मुक्त होकर एक स्वतंत्र पृथक राज्य की स्थापना की जाए और इस प्रकार भारत में एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया जाए। इन कार्यों में वह शुरुआती दौर में काफ़ी कुछ सफल रहा। अगर हम ऐबक के कार्यों का मूल्यांकन करें तो देखते हैं कि ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगर उसका ऐबक का मूल्यांकन किया जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन, तो ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना गया। मोहम्मद गोरी की भारत विजय में ऐबक उसका सबसे बड़ा सहायक था। गोरी की अनुपस्थिति में उसी ने उसकी विजयों को सुरक्षित एवं संगठित किया
तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसके भारतीय राज्य को गजनी के अधिपति से मुक्त करके एक स्वतंत्र राज्य में परिणत करने का प्रयत्न भी उसी ने आरंभ किया। उसने न तो इल्दिज की अधीनता स्वीकार की और न ही उसे पंजाब में प्रेस करने दिया। भारत के तुर्की सरदारों को अपने साथ और आधिपत्य में लेकर उसने दिल्ली के तुर्की राज्य को एकता प्रदान करने की और दिल्ली सल्तनत का आरंभ किया। यदि वह ऐसा न कर पाता तो संभव था कि भारत का तुर्की राज्य गजनी राज्य के अधीन हो जाता, मध्य एशिया की राजनीति का एक भाग बनकर ख्वारिज़म शाह की लालसा का शिकार हो जाता, अथवा तुर्की सरदारों के पारस्परिक झगड़ों के कारण टुकड़े टुकड़े होकर शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाता। ऐबक ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, बल्कि उसने भारत के तुर्की राज्य को एकता प्रदान की और उसके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए प्रयत्न किए और उसे स्थापित भी किया। इस दृष्टि से ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जा सकता है। ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलामों में योग्यतम गुलाम सिद्ध हुआ। वह अपनी योग्यता के कारण धीरे धीरे उन्नति करता हुआ महत्वपूर्ण पद सुल्तान के पद तक पहुंचा था। उसने मलिक और सिपहसालार की जो उपाधि मिली थी मोहम्मद गोरी से, उसको ही धारण करके उसने शासन सत्ता चलाया। उसके जो व्यक्तित्व थे उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे इतिहासकारों ने उसके व्यक्तित्व का चित्रण किया है, जिसमें प्रोफेसर ABM हबीबुल्लाह ने लिखा है कि उसमें एक तुर्क का साहस और एक ईरानी की उदारता और सुसभ्यता मिश्रित थी। तत्कालीन इतिहासकारों ने उसकी वफादारी, उदारता, साहस और न्यायप्रियता की प्रशंसा की है। हसन निजामी ने लिखा है ताजुल मासीर में कि कुतुबुद्दीन अपनी प्रजा को सामान्य रूप से न्याय प्रदान करता था और अपने राज्य की शांति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील था। इतिहासकार मिन्हाज सिराज ताजुल तबकाते नासरी में ऐबक को श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदय बादशाह बताया और बताया कि वह बहुत ही दानशील था। और ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदय के साथ साथ उदारता से दान भी देता था। इसी कारण उसे लाख बख्श या लाखों का दान करने वाला कहा जाता था। तो अगर हम देखें उसको तो योग्य सेनापति, संगठन करता और पर्सनल व्यक्तित्व में देखें तो उदारता, साहस, न्यायप्रियता, उदारता, साहस, न्यायप्रियता के गुण उसके अंदर मौजूद थे। पुनः वो दानशील था। दानशीलता के कारण ही हम देखते हैं कि उसको दान देने के कारण ही उसको लाख बख्श कहा गया। लाखों का दान देने वाले के नाम से उसे पुकारा गया। इतिहासकार फरिश्ता ने लिखा कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करे, दानशीलता एक टॉपिक लिख सकते हैं, दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में उसकी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फख-ए-मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था और उसने अपने समय अपने ग्रंथ भी समर्पित किए थे ऐबक को। इन विद्वानों ने हसन निजामी या फख-ए-मुदब्बिर ने भी इसके विषय में लिखा था। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। अगर निर्माण कार्य में देखें तो कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा इसने निर्मित करवाया था। कुव्वतुल इस्लाम को दिल्ली में और 2.5 दिन के झोपड़ा को अजमेर में इसने निर्मित करवाया। इन मस्जिदों का निर्माण करवाया। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर उसने ही रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। और कुतुब मीनार की नींव रखी, इसी ने नींव रखी और यह ख्वाजा
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर उसने इस मीनार की नींव रखी और उसे बनवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। ऐबक में हम देखते हैं कि व्यवहारिक बुद्धि थी, साथ ही उसमें कूटनीतिज्ञता का भी पूरा समावेश था। इस कूटनीतिज्ञता का अभाव नहीं था उसमें, और वह यह समझ सकता था कि उसकी प्रथम आवश्यकता भारत में तुर्की राज को मध्य एशिया की राजनीति से पृथक करना, उसे गजनी के आधिपत्य से मुक्त करना था। उसने इसी दिशा में प्रयत्न किया और भारत में राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। वह यह भी समझता था कि भारत में तुर्की सरदारों को अपनी अधीनता में लेना आवश्यक था, अन्यथा भारत का तुर्की राज्य छोटी छोटी जागीरों में विभाजित हो जाएगा। इस कार्य में वह सफल रहा। नासिरुद्दीन कुबाचा, यिल्दिज और बंगाल के अलीमर्दन खां से उसका व्यवहार कूटनीतिज्ञता का रहा। निसंदेह अन्य सरदारों के प्रति भी उसका व्यवहार कौशल और कूटनीतिज्ञता का रहा होगा, और जिसके कारण भारत की सीमाओं के अंतर्गत किसी भी तुर्की सरदार ने उसका विरोध नहीं किया और बंगाल में उसकी सत्ता स्वीकार कर ली गई। परंतु ऐबक की सबसे बड़ी योग्यता उसका कर्मठ सैनिक और योग्य सेनापति होना था। वह एक साहसी अनुभवी सेनापति था। मोहम्मद गोरी की भारतीय विजयों का अधिकांश श्रेय उसी को था। अगर प्रोफेसर हबीबुल्लाह के शब्दों में कहें तो इस पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है कि मुइजुद्दीन की भारत की सफलताओं का मुख्य श्रेय ऐबक के अथक परिश्रम और वफादार सेवा को था, क्योंकि मुइजुद्दीन ने केवल प्रेरणा शक्ति प्रदान की थी, जबकि ऐबक दिल्ली राज्य की विस्तृत योजना और उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी था। सेनापति की दृष्टि से ऐबक बहुत योग्य था। फख्र मुदब्बिर ने लिखा, यद्यपि ऐबक की सेना में विभिन्न नस्लों के सैनिक थे, परंतु तब भी कोई सैनिक किसी व्यक्ति से जबरदस्ती एक तिनका घास, एक दाना अनाज अथवा एक पेड़ भी छीनने का साहस नहीं कर सकता था। बाद के महान विद्वान अबुल फजल ने जिसने निरपराधों का रक्त बहाने के कारण सुल्तान महमूद गजनवी की कटु आलोचना की, ऐबक के बारे में लिखा है कि उसने अच्छे और महान कार्य किए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐबक विभिन्न योग्यताओं से परिपूर्ण व्यक्ति था और उसने तुर्की साम्राज्य की स्थापना की एक ऐसी नींव रखी जिस पर एक महल बनाने का कार्य हम देखते हैं कि बाद के शासक इल्तुतमिश ने किया। और चूँकि इसके मृत्यु अचानक हो गई, इसलिए इसने अपने किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त नहीं किया था। हालांकि एक आराम शाह नामक व्यक्ति की चर्चा मिलती है, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके साथ ही इल्तुतमिश के विषय में अध्ययन करेंगे। और ये जो टॉपिक का हम लोग, इन टॉपिकों का अध्ययन हम लोग दिल्ली सल्तनत टॉपिक नाम से करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो 1206 ईस्वी से लेकर और 1540 ईस्वी तक के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें एक एक शासकों के विषय में चर्चा करते हुए हम लोग पूरा 1540 यानी कि इब्राहिम लोदी के पराजय के पश्चात के बाद तक के कुछ समयों का अध्ययन करेंगे इसमें। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।